Good morning, students. Today we will do next part of our topic tense. कल हमने पिछले वाले टॉपिक में प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिटेल से किया, टेंस का बेसिक समझा, टेंस की डेफिनेशन कितने प्रकार के होते हैं, पहचान एट्सेट्रा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया। सो आज हम उससे आगे करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पहचान इसकी था, थी, ते थे, या, ये, ई, छोटी, बड़ी इत्यादि, अगर अंतिम अक्षर ये हैं तो। जैसा कि पिछले टेंस में था, इसकी सिंपल सेंटेंस में अलग होता है, बाकी में अलग। सिंपल सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता, केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अदर सभी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगती है डिड और वर्ब लगती है फर्स्ट। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म जितने भी 12 टेंस हैं उनके सभी प्रकार के चार प्रकार के वाक्य हैं, यानी 48 टाइप सेंटेंसेस हो गए। उन सब में से केवल एक टाइप के सेंटेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ओके, जैसे एग्जांपल देखो, मैंने कल एक मूवी देखी, तो सेंटेंस बन गया आई सा ए मूवी यस्टरडे। सॉ मीन्स सेकंड फॉर्म। मैंने कल मूवी नहीं देखी, तो डिड नॉट तो लगता है नेगेटिव में, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आ गई, पहले में साथ ही, लेकिन यहाँ सी, आई डिड नॉट सी मूवी यस्टरडे। ओके, इस प्रकार से बाकी बेसिक जो पिछले टेंसों का था समझा था वही है। अब हम यूज करेंगे। नंबर 1, भूतकाल में किसी निश्चित समय पर घटित घटना को बताने के लिए, किसी भी समय पर, लेकिन टाइम बताना पड़ेगा, किसी निश्चित समय पर घटित घटना को बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। आमतौर पर यदि एक साधारण वाक्य में, ये एक एक्स्ट्रा वो है भी, आपको थोड़ा आइडिया हो जाए, यदि किसी एक साधारण वाक्य में लास्ट, एगो, प्रीवियस, यस्टरडे या इन प्लस ईयर, कोई भूतकाल का में से कोई एक आया है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। यानी ये मान लो भूतकाल किसी निश्चित में, वो तो है ही, लेकिन अगर किसी सिंपल वाक्य में, ये पहचान के लिए, सिंपल वाक्य में लास्ट, सिंपल का मतलब कोई कंजंक्शन वाला वाक्य नहीं होना चाहिए, उसमें लास्ट, एगो, प्रीवियस, यस्टरडे या इनके साथ कोई भूतकाल का सन आया है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। जैसे आई सा ए मूवी लास्ट नाइट, लास्ट आ गया। हिज फादर डाइड इन 2015, इनके साथ भूतकाल का कोई सन आया है, टाइम आया है। तो नंबर 2 पॉइंट है, यूजेज है, टू डिस्क्राइब हिस्टोरिकल इवेंट, अर्थात किसी ऐतिहासिक घटना को बताने के लिए। जैसे इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, ये ऐतिहासिक घटना है कि भारत को आज़ादी 1947 में मिली। महाराणा प्रताप वाज ए ग्रेट किंग, महाराणा प्रताप एक महान राजा थे, ये ऐतिहासिक बात है, घटना है। अब वाज यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, बी माने होना, बी की सेकंड फॉर्म वाज और वर, तो ऐतिहासिक घटना को बताने के लिए। पॉइंट नंबर 3, यदि कोई कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड, बट, और, एज, सो, बिकॉज इत्यादि वाला कोई वाक्य हो, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होती हैं। पिछले वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन वाला, ये है कोऑर्डिनेट वाला कोई वाक्य है, और वाक्य के एक भाग में पास्ट इंडेफिनिट टेंस आया हो, तो दूसरी तरफ भी इसी टेंस का प्रयोग होता है। जैसे आई डिड नॉट कम टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं आया, बिकॉज आया है, बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि बीमार था। दोनों तरफ पास्ट इंडेफिनिट्स, यहाँ पर डिड नॉट कम है, यहाँ पर वॉज है। अगला, ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड, दोनों तरफ सेकंड फॉर्म, क्योंकि बट आया है, उसने कठोर मेहनत की परंतु फेल हो गया, या एंड होता तो ही वर्कड हार्ड एंड पास्ट। पॉइंट नंबर 4, वैन के तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है, यदि वाक्य के दूसरे भाग में पास्ट का कोई टेंस आया हो। अब ध्यान से समझना है, वैन के तुरंत बाद अगर ब्लैंक है, खाली स्थान है, या तो मैं क्या फॉर्म लगानी है, ये डिपेंड करता है वाक्य के दूसरे भाग में अब क्या आया है।
दूसरे भाग में फ्यूचर कोई टेंस आया है तो इधर आएगी फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यदि उस साइड कोई पास्ट का कोई भी एक चार में से कोई भी एक टेंस आया है तो फिर आएगी पास्ट इंडेफिनिट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे व्हेन आई रीच्ड होम, यहाँ रीच्ड आया तुरंत बाद, क्योंकि इधर है माई फादर हैड गॉन आउट, जब मैं घर पहुंचा मेरे पिताजी बाहर जा चुके थे, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस। व्हेन आई रीच्ड होम आई फाउंड माई हाउस अनलॉक्ड, यहाँ फाउंड है यानी सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट इंडेफिनिट। तो इधर पास्ट इंडेफिनिट आया है, इधर पास्ट परफेक्ट आया है, लेकिन दोनों में इधर आएगा पास्ट इंडेफिनिट। या तीसरे प्रकार का वाक्य देख लो, जैसे व्हेन आई रीच द स्टेशन शी वॉज वेटिंग फॉर मी, यहाँ सेकंड फॉर्म आई क्योंकि इधर पास्ट कंटिन्यूस है, जब मैं स्टेशन पहुँचा तो वो मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। तो कोई सा भी चार में से एक आ जाए तो इधर पास्ट इंडेफिनिट आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, यदि वैन के तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म में, अब उल्टा चले जाओ, अभी तो वैन के तुरंत बाद बताया है, अब उल्टा, यदि वैन के तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है तो अभी बताया है उस साइड पास्ट का कोई भी एक टेंस आ सकता है, तो पास्ट इंडेफिनिट भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। हालांकि दोनों तरफ पास्ट इंडेफिनिट कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वाले वाक्य में होती है, और लेकिन वैन तो कोऑर्डिनेट नहीं होती, ये तो सबऑर्डिनेट होती है। लेकिन अब समझेंगे क्या होता है। यदि वैन के तुरंत बाद सेकंड फॉर्म आई है तो वाक्य के दूसरी तरफ भी सेकंड फॉर्म या पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ सकता है यदि वह कार्य पहले वाले कार्य के बाद में हुआ है तो, अर्थात जो वैन के बाद वाला कार्य है उसमें सेकंड फॉर्म आ गई, तो दूसरे वाला कार्य उस वैन के तुरंत बाद वाला जो कार्य है अगर उसके बाद में हुआ है, उसके सीक्वेंस में हुआ है, तो पास्ट इंडेफिनिट आएगा। उससे पहले हो लिया होता तो पास्ट परफेक्ट, उसी टाइम पे हो रहा था तो पास्ट कंटिन्यूस। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, व्हेन आई रीच्ड ऑफिस आई फाउंड माई फ्रेंड मिसिंग, जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मैंने अपने मित्र को मिसिंग पाया, मतलब वो वहाँ नहीं था। फाउंड पहुंचा ऑफिस में, और फाउंड पाया, पाया जो चीज़ है वो बाद में हुई है ऑफिस पहुंचने के बाद, अर्थात वो काम बाद में हुआ है। व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा, आई फाउंड दैट द थीफ हैड ब्रोकन इनटू माय हाउस, जब मैं घर पहुंचा मैंने देखा मैंने पाया चोर मेरे घर में चोरी कर चुके थे। तो वैन के बाद जब ये काम हुआ, जब घर पहुंचा तो पाया उसके बाद में है, ये काम बाद में हुआ इसलिए सेकंड फॉर्म। लेकिन जो काम पहले हो चुका था कि चोर पहले चोर कर चुके थे चोरी, इससे नहीं, पाने से पहले हो लिया था तो इससे भी पहले हो लिया था, तो इसका मतलब इसमें हैड प्लस थर्ड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, इफ़ वाले कंडीशनल सेंटेंसेस में यदि वाक्य के एक भाग में वुड या कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आई है तो वाक्य के दूसरे भाग में वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। ये कंफर्म है, यानी इफ वाला वाक्य हो, इधर वुड या कुड में से एक प्लस फर्स्ट फॉर्म आई है तो दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनिट आएगा। जैसे इफ़ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास, इफ़ वाला वाक्य है और इधर वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो इधर आएगी सेकंड फॉर्म। या ही कुड सोल्व दिस सम इफ़ ही ट्राइड हिज बेस्ट, इफ़ वाला वाक्य है और इधर कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आई है तो इधर आएगी सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यदि वो कठोर मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा, यदि वो अपनी कोशिश करता तो इस सवाल को हल कर सकता था। अगला नेक्स्ट, विश वाले वाक्यों में, जैसे विश वाले वाक्य में जैसे आई विश आई कुड हेल्प हिम, मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारी सहायता कर पाऊँ। या आई विश्ड ही हैड पास्ड, मेरी इच्छा थी कि काश वो पास हो जाता। यहाँ पर अगर विश है तो इधर सेकंड फॉर्म, यहाँ सेकंड फॉर्म है विश तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म। या फिर वुड दैट आई वर ए किंग, काश मैं एक राजा होता, वर एक सेकंड फॉर्म है। तो पास्ट इंडेफिनिट की बात चल रही है, जहाँ जहाँ पास्ट इंडेफिनिट आता है, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट आया, कुड सेकंड फॉर्म होती है, यहाँ सेकंड फॉर्म विश्ड, इधर अगर हेड प्लस थर्ड है तो, और इधर वुड वाले वाक्य में वर आएगा, तो विश वाले वाक्यों में पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इट इज़ द हाई टाइम, इट इज़ द बेस्ट टाइम, इट इज़ द टाइम। इनमें से कोई भी सीक्वेंस हो, अगर इससे शुरू होने वाले वाक्यों में, अगर इससे वाक्य शुरू हो रहा है तो वाक्य के दूसरे भाग में वर्ब की सेकंड फॉर्म अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। ये अलग सा है,
वाक्य के एक भाग में इट इज है, इज आया है, इज शो करता है प्रेजेंट को, जबकि दूसरी तरफ फॉर्म आई सेकंड यानी पास्ट इंडेफिनेट, ये अलग से हैं। तो क्यों आती है? अनरियलिस्टिक पास्ट को बताने के लिए। अनरियलिस्टिक, वो रियल मतलब वो पास्ट जो हुआ ही नहीं है, रियल ही नहीं है, उस पास्ट को बताने के लिए। जैसे इट इज़ द हाई टाइम ही केम हेयर, इसका मतलब है कि ये सबसे मतलब बढ़िया टाइम है कि वो यहाँ होता। कुछ बात हो चुकी है, अब वो नहीं है, वहाँ पर बात भी हो चुकी है, वो है भी नहीं, लेकिन वो विश करता, विश टाइप बात करता है कि ये वो समय है, काश वो यहाँ होता। या इट इज़ द बेस्ट टाइम ही सी हेल्प्ड हिम, कि ये सबसे अच्छा समय है कि वो उसकी सहायता करती है, अर्थात वो नीड में है, करती, अब नहीं कर सकती ना, उसने करी, करती। तो इट इज़ द टाइम, इट इज़ द हाई टाइम, इट इज़ द बेस्ट टाइम इत्यादि से शुरू होने वाले वाक्य में। नेक्स्ट पॉइंट है बिफोर आफ्टर वाले वाक्यों में यदि वाक्य के एक भाग में हेड प्लस थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट टेंस आया है तो दूसरे भाग में वर्ब की सेकंड फॉर्म अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। बिफोर आफ्टर वाले में यदि वाक्य के एक भाग में हेड प्लस थर्ड आई है तो दूसरी तरफ सेकंड फॉर्म अर्थात एक तरफ पास्ट परफेक्ट आया है तो दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनिट। जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, रोगी मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन आफ्टर वी हैड रीच देयर, ट्रेन स्टेशन से निकली हमारे वहाँ पहुँचने के बाद। दोनों वाक्यों में एक में बिफोर वाला है, एक आफ्टर वाला है, दोनों में एक तरफ हेड प्लस थर्ड है और दूसरी तरफ सेकंड फॉर्म। सो दैट्स इट। ये 9 यूजेस हैं पास्ट इंडेफिनेट के। 12 और 9 21 यूज हो गए हमारे पहले दो टेंसों के ही। लगभग 45-46 के करीब ये यूजेस होंगे, उनमें से आधे करीब इन दो टेंसों के। ओके, कोई नहीं, और सबसे ज़्यादा यूज भी ये टेंस होते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तीसरा इंडेफिनिट टेंस आ गया। पहचान इसकी होती है गा गे गी, अंतिम अक्षर जैसे जाएगा, जाएगी, जाएंगे इत्यादि हो। हेल्पिंग, और अब वो पहले दो टेंसों की बात थी कि सिंपल में अलग आती थी, बाकी में अलग, बाकी अब 12 में से 10 टेंसों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब में सेम हेल्पिंग वर्ब और सेम वर्ब आएगी। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है सेल और विल। आई वी के साथ लगता है सेल, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है विल। आमतौर पर मतलब है वो कुछ कंडीशन अलग हो, डेटर्मिनेशन, विलिंगनेस, तो फिर उल्ट हो जाते हैं, वो मॉडल का भी टॉपिक है। मेन वर्ब लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब यूज़ करेंगे इसके। नंबर 1, सिंपल फ्यूचर को बताने के लिए, सिंपली फ्यूचर बताना हो, साधारण फ्यूचर, तो फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे वी शैल गो टू शिमला नेक्स्ट वीक, हम अगले सप्ताह शिमला जाएंगे, सिंपली फ्यूचर। और रिजल्ट विल कम टुमारो, कल हमारा रिजल्ट आएगा, सिंपल फ्यूचर की बात है। नेक्स्ट है इफ़ वाले कंडीशनल सेंटेंसेस में यदि वाक्य के एक भाग में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आया है तो दूसरी तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आ सकता है क्योंकि ये यूजेज प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आया था यदि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन वाला वाक्य हो, क्योंकि इफ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ही है तो यहाँ पर यदि इफ वाला कंडीशन सेंटेंस है और वाक्य के एक भाग में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट आया है तो दूसरी तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट आ सकता है क्योंकि फ्यूचर कोई भी एक आ सके है, फ्यूचर इंडेफिनिट भी, फ्यूचर कंटिन्यूस भी, फ्यूचर परफेक्ट भी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस भी, तो चारों आ सकते हैं। तो अभी बात चल रही है इंडेफिनिट, तो इंडेफिनिट आ सकता है। जैसे इफ़ ही रन्स फास्ट, यदि वो तेज दौड़ेगा, ही विल कैच द ट्रेन, तो ट्रेन पकड़ लेगा। इफ़ ही वर्क्स हार्ड, यदि वो कठोर मेहनत करेगा, ही विल पास, तो पास हो जाएगा। दोनों वाक्यों में यहाँ मैंने पहले भी बताया है रन्स और वर्क्स, यहाँ पर इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होता कि यदि वो तेज दौड़ता है, नो, यदि वो तेज दौड़ेगा। इफ़ ही वर्क्स हार्ड, यदि कठोर मेहनत करता है, नहीं, यदि कठोर मेहनत करेगा, क्योंकि ये फ्यूचर के लिए होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो पॉइंट नंबर 3, कर्ता के अनुमान को दर्शाने के लिए, जैसे आई थिंक, मैं सोच रहा हूँ, ही विल पास दिस ईयर, कि वो इस साल पास हो जाएगा, ये कर्ता का अनुमान है मेरा। या परहैप्स आवर रिजल्ट विल कम टुमारो, शायद हमारा रिजल्ट कल आएगा।
तो कर्ता को अनुमान दर्शाना है तो उसके लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है इसका विलिंगनेस के लिए, इच्छा के लिए। जब कोई इच्छा की बात आए तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ही आता है। अगर फ्यूचर की बात पूछनी है कि आप ये करेंगे, और आमतौर पर विल ही आता है सेल की बजाय भी। विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? आई विल हेल्प यू श्योरली, मैं श्योरली तुम्हारी सहायता करूँगा। तो केवल विल ही आता है, लेकिन विल आए या सेल आए तो टेंस तो फ्यूचर इंडेफिनिट ही होता है। सो ये ख़त्म हुआ हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना काफ़ी है। आगे का हम अगली वीडियो में करेंगे। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।